डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गुणक या निवेश गुणक की अवधारणा। कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत में गुणक की अवधारणा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवधारणा हमें बताती है कि विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन किस प्रकार होता है। वैसे गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम R.H. काहन के द्वारा रोजगार गुणक के रूप में, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में इस अवधारणा को दिया गया था। कीन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने में किया। अब गुणक क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। गुणक की हम बात करें तो जब अर्थव्यवस्था में कुल निवेश बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन राष्ट्रीय आय में निवेश राशि की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। अतः देश में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम गुणक के रूप में जानते हैं, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये होगा K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, जहाँ पर K का मतलब है मल्टीप्लायर, डेल्टा Y का मतलब कुल आय में परिवर्तन और डेल्टा I का मतलब कुल निवेश राशि में परिवर्तन, यानी मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम ये माने कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसके फलस्वरूप इनकम में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 4, यानी कि निवेश की तुलना में राष्ट्रीय आय में 4 गुना की वृद्धि हुई, तो गुणक जो है वो 4 के बराबर हुआ। अब ये निवेश जो है, गुणक जो है वह आधारित है MPC पर। MPC जो हम पढ़ चुके हैं पहले, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि अगर हम इसके आधार पर गुणक निकालें तो यह इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। चूंकि MPC B के रूप में भी जानी जाती है, अतः ये हो जाएगा 1/1 माइनस B, और 1 माइनस MPC का मतलब MPS के बराबर होता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/MPS, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के आधार पर भी हम गुणक को ज्ञात कर सकते हैं। अगर B यानी कि MPC बढ़ती है तो मल्टीप्लायर की राशि, मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा, और अगर B कम होता है यानी कि MPC कम होती है तो गुणक का मूल्य भी कम हो जाएगा। अगर इसको रेखा चित्र के द्वारा हम समझाना चाहें, देखना चाहें, तो इस तरह से होगा। OX अक्ष पर हम आय को लेते हैं और OY अक्ष पर हम कंजम्पशन यानी कि उपभोग व निवेश इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। ये 5 डिग्री लाइन है जो Y बराबर C प्लस I को बताती है।
ये लाइन रेखा C+I यानी उपभोग और विनियोग रेखा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ई बिंदु पर कट कर रही है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है और OY 0 के बराबर अर्थव्यवस्था में साम्य आय निर्धारित होती है, OY 0 के बराबर। अब अगर यह मान लिया जाता है कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि हो जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है तो यह लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होकर I प्लस डेल्टा I के रूप में आ जाएगी, जहाँ नया इक्विलिब्रियम स्थापित होगा E1 बिंदु पर और नई साम्य आय निर्धारित होगी OY1 के बराबर। यानी कि दिस शोज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड दिस शोज चेंज इन इनकम। तो इतने इन्वेस्टमेंट के कारण ये जो इनकम में चेंज आया है उसका अनुपात जो है वह मल्टीप्लायर कहलाता है, यानी कि K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। अब इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशन अगर हम देखें, बीज गणितीय व्युत्पत्ति अगर हम इसकी देखें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस B दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। तीनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन निकालने के लिए हम देखते हैं y इज इक्वल टू C+I। हम जानते हैं कि आय उपभोग और विनियोग के बराबर होती है और C जो होता है वह BY के बराबर है। B का मतलब MPC, यानी कि आय का वह हिस्सा जो खर्च किया जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू BY प्लस I। अब अगर चेंज होता है इन्वेस्टमेंट में तब ये हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर B डेल्टा वाई प्लस B डेल्टा आई। B डेल्टा वाई को अगर हम इधर ले लें तो डेल्टा वाई माइनस B डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। डेल्टा वाई दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 1 माइनस B दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई। अब इसको इधर ले डेल्टा वाई रखे हैं और 1 माइनस B को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस B और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस B, यानी कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस B की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको बीज गणितीय रूप से ड्रॉ कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कि गुणक की प्रोसेस क्या है, गुणक की प्रक्रिया क्या है। गुणक की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। चूंकि गुणक की अवधारणा इन्वेस्टमेंट में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग व्यय के माध्यम से आय में होने वाले कई गुना परिवर्तन की व्याख्या करती है, अतः यह गुणक आगे यानी कि फॉरवर्ड और पीछे यानी कि बैकवर्ड दोनों ही दिशाओं में क्रिया करता है। यानी कि अगर हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय में कई गुना वृद्धि होती है, जिसको हम आगे की ओर क्रिया फॉरवर्ड एक्शन कह सकते हैं। और जब इसके विपरीत निवेश में कमी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप आय में भी कई गुना कमी हो जाती है, तो इसे गुणक की पीछे की क्रिया यानी कि बैकवर्ड एक्शन के रूप में जाना जाता है। अब इसके जो प्रोसेस है उसको हम दो स्थितियों में उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं स्थैतिक
या तार्किक गुणक विश्लेषण, जिसको हम कह सकते हैं स्टैटिक और लॉजिकल मल्टीप्लायर एनालिसिस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्टैटिक यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में ज्यों ही निवेश में परिवर्तन किया जाता है वैसे ही तत्काल कुल उपभोग व्यय, कुल उत्पादन और कुल आय में भी एक साथ परिवर्तन हो जाता है। अतः कुल स्वायत्त निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन तथा उसके द्वारा कुल आय में परिवर्तन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता, यानी कि टाइम लैग को वो मानते नहीं है, यानी कि नो टाइम लैग, कोई समय अंतराल नहीं होता। अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश तथा कुल साम्य आय में एक साथ तत्काल बिना किसी समय अंतराल के परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे हमने स्विच ऑन किया और तुरंत ही एक साथ लाइट आ गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की समय अंतराल की जो है भूमिका नहीं होती है। इसको समीकरण के रूप में हम इस तरह से देख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू के। अब अगर हमें के की राशि, के की जो है वैल्यू पता है और डेल्टा आई की वैल्यू पता है, तो हम डेल्टा वाई जो है आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस बी इंटू डेल्टा आई, और चूंकि ये MPC है तो ये 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई, यूँ भी लिख सकते हैं, या यूँ लिख सकते हैं 1/MPS इंटू डेल्टा आई। यानी कि अगर हमें सीमांत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि MPC पता है, या हमें बचत की सीमांत प्रवृत्ति पता है, MPS पता है, तो दोनों के दिए हुए होने पर हम जो है वो साम्य आय को निकाल सकते हैं। अगर इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लें सपोज हम, तो जैसे कि MPC जो है दैट इज इक्वल टू 0.8, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई जो है वो है 100 करोड़ रुपया, तो आय में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा वाई जो है वो क्या होगा, तो इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1/2/10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज़। यानी कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने पर 500 करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है, और इसमें जो है के जो है वो 5 के बराबर आ जाता है, यानी कि 5 गुना इनकम में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो डायग्राम है वो वैसा ही डायग्राम है जैसा मैं अभी पहले देखा है, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लिया है, यहाँ पर हमने इनकम को लिया है। ये 45 डिग्री की लाइन है, y इज इक्वल टू C+I, ये C+I रेखा है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं यहाँ पर ई बिंदु पर, जहाँ साम्य आय का निर्धारण OY 0 के बराबर होता है। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है तो यह नई रेखा बन जाती है जो C+I प्लस डेल्टा आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नया संतुलन E1 बिंदु पर होता है, जिससे साम्य आय बढ़कर हो जाती है OY1, यानी कि ये जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट है और इसके कारण ये चेंज इन Y होता है। तो Y0 Y1 जो है वो चेंज इन इनकम को
शो करता है। और इस तरह से ई से E1 बिंदु पर हम आ जाते हैं, यानी कि डेल्टा आई के कारण डेल्टा वाई जो है हमें प्राप्त होती है, यानी कि K इज इक्वल टू वही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा भी इस तरह से बता सकते हैं। अब ये जो विश्लेषण है, स्टैटिक एनालिसिस जो है, उसकी आलोचना भी की जाती है। सबसे बड़ी बात आलोचना की जाती है समय अंतराल को लेकर। समय अंतराल कि इसमें यह मान लिया गया है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है अर्थव्यवस्था में, तुरंत उत्पादन, उपभोग और आय में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वास्तव में यह उपयुक्त नहीं है, यानी कि समय अंतराल की उपेक्षा उपयुक्त नहीं, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट होने के बाद समय लगता है उत्पादन में चेंज होने में, उपभोग में चेंज होने में और आय में चेंज होने में। तो यह व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। दूसरी बात, परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं, यानी कि यह विश्लेषण यह तो बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण इनकम में चेंज होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर किस प्रकार इनकम में चेंज होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट चेंज, यह नहीं बताता है। तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और तीसरी बात यह कि यह जो विश्लेषण है वह स्टैटिक है, स्थैतिक है, अतः यह केवल स्वायत्त निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले कुल परिवर्तन की तात्कालिक व्याख्या मात्र है। अतः इसकी इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अब हम दूसरा लेते हैं एनालिसिस, और वह है गत्यात्मक अथवा क्रमिक गुणक विश्लेषण, जिसको हम कह सकते हैं डायनेमिक और सीक्वेंस मल्टीप्लायर एनालिसिस। स्टैटिक गत्यात्मक क्रमिक विश्लेषण के जो अगर हम बात करें तो यह इस मान्यता पर आधारित है कि कुल स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तत्काल साम्य आय में परिवर्तन को नहीं दिखाता। वस्तुतः कुल आय में परिवर्तन कुछ समय अंतराल के बाद होता है। क्रमिक गुणक विश्लेषण कुल स्वायत्त निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि का एक सीक्वेंस के रूप में एक चित्र प्रस्तुत करता है, और यह बताता है कि उस दौरान क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का मार्ग भी क्या है। तो यह एक तो समय अंतराल की बात करता है, दूसरी बात यह परिवर्तन की प्रक्रिया की भी बात करता है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक यू।